बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम क्लेजन कंडेंसेशन और डिस्कनेक्शन के हवाले से डिस्कनेक्शन ऑफ क्लेजन प्रोडक्ट और फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इन्वॉल्विंग इन क्लेजन कंडेंसेशन डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन करवा दूं, जहां से हमारी जो लेक्चर सीरीज़ डिस्कनेक्शन के हवाले से चल रही है, ये बेसिकली मैंने ट्राई किया, एक बुक लिखी है एन ईज़ी अप्रोच टू डिस्कनेक्शन। इसमें जस्ट थोड़े से फीचर मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम रिएक्शन मैकेनिज़्म को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की गई है। उसके बाद किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में जितने रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम रिएक्शंस को पहले डिस्कस किया गया है, और उसके बाद हमें समझने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कनेक्शन में भी इजी होता है। तो इस तरह की अप्रोच को हमने यहाँ पे बुक में फ़ॉलो किया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कनेक्शन की जो बुक है ये कंप्लीट हो चुकी है, और वेरी सून ये जो है ना प्रिंटिंग फेज़ में है, मार्केट में अवेलेबल होगी। तो अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन इज़ बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ टू एस्टर्स। जिस तरह हमने एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस किया था कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो उस केस में अल्फ़ा कार्बन ऑफ वन एल्डिहाइड आर कीटोन एड्स अक्रॉस द कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ अदर। तो इस केस में बिल्कुल वही प्रोसीजर, वही मैकेनिज़्म फॉलो होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ होते थे, क्लेजेंस कंडेंसेशन में हम एस्टर यूज़ करते हैं। तो जब हम एस्टर के साथ वही रिएक्शंस रिपीट करते हैं तो सिमिलर स्टेप में मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है। अल्फ़ा कार्बन्स के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं इन्हें हम अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम देते हैं। बेस सेंसिटिव हैं, बेस इन हाइड्रोजन को पिक करती है, रिजल्टेंट इनोलेट एंड प्रोड्यूस होता है। इनोलेट एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हम इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरे स्टेप में कंडेंसेशन प्रोसेस है। इनोलेट आइन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, रिजल्टेंट कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और उसके रिज़ल्ट में हम इस तरह का इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। जब ये बॉन्ड रिवर्ट बैक होगा तो हमारे पास ये ओ आर ग्रुप जो है ये लीव कर जाता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्लेजन कंडेंसेशन के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का एस्टर होता है, जिसकी बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो हम इस तरह के एस्टर को हम बीटा कीटो एस्टर का नाम देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है इन केस ऑफ क्लेजेंस कंडेंसेशन दैट इज़ इन्वॉल्विंग बिटवीन टू एस्टर्स, हमारे पास बीटा कीटो एस्टर एज ए प्रोडक्ट बनता है। इसमें हमारे पास दूसरा केस ये आ जाता है कि क्लेजेंस कंडेंसेशन एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन के दरमियान भी हो सकती है। तो इस केस में हम वो जो है इसको हम क्रॉस क्लेजेंस कंडेंसेशन का नाम भी दे देते हैं कि फर्स्ट स्टेप में एस्टर का जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, इनोलेट आइन ऑफ एस्टर प्रोड्यूस होगा, और देन ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड होता है, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। अब इस केस में डिफरेंस जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, इसमें नेगेटिव चार्ज रिवर्ट बैक नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप अटैच नहीं है। तो इसकी एल्डोल की तरह पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रोटॉन पिक करेगा, और आफ्टर पिकिंग ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसकी जो बीटा पोजीशन है उस पर हाइड्रॉक्सिल फंक्शनैलिटी मौजूद है, और इस तरह के हम एस्टर को बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर का नाम देते हैं। तो सिमिलर वे में हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर सिंपल क्लेजन कंडेंसेशन बिटवीन टू एस्टर्स है तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है बीटा कीटो एस्टर बनता है, और अगर यही क्लेजन कंडेंसेशन एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड के दरमियान हो रही है तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं क्लेजेंस कंडेंसेशन में दो प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, एक बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर और दूसरा बीटा कीटो एस्टर।
और इसी तरीके से ये जो रिएक्शन है हम जो है वो एल्डिहाइड्स के साथ भी कर सकते हैं, कीटोन्स के साथ भी कर सकते हैं। कीटोन्स अब डिफरेंस सिंपल वे में ये है कि इस केस में जो इनोलेट आइन है वो एस्टर का बन रहा है। अब दूसरा वे है कि अगर हम इनोलेट आइन कीटोन का यूज़ करें तो उस केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन कीटोन का रिमूव होगा या एल्डिहाइड का रिमूव होगा, तो इनोलेट आइन इसका बनेगा। और इनोलेट आइन देन एस्टर मॉलिक्यूल में ऐड अप होता है। एस्टर मॉलिक्यूल में जब ऐड अप होगा तो उस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं यहाँ से आपको करेक्शन करवा देता हूँ कि यहाँ पे ठीक है कि इसका जो इनोलेट आइन बन गया, अब ये इनोलेट आइन इस एस्टर से इस एस्टर पे अटैक करेगा, जहाँ पे हम एस्टर का ओ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ओ। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा वो सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे ओ आर होगा और ओ आर में नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम जब ये रिवर्ट बैक होगा तो इस लिविंग ग्रुप ओ आर को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस केस में हमारे पास जो थर्ड प्रोडक्ट के बनने के चांसेस हैं वो 1,3 डाइकीटोन के होते हैं। थोड़ा सा इसमें जो राइट अप है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये बेसिकली ये इस तरह की क्लेजन कंडेंसेशन है जिसमें हम एल्डिहाइड का इनोलेट आइन या कीटोन का इनोलेट आइन यूज़ कर रहे हैं और जो कार्बोनिल कार्बन है वो हम एस्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल वे में ये सिंपल आर नहीं है बल्कि इसके साथ एस्टर है, ओ आर है। तो जब ये ओ आर होगा तो हमारे पास यहाँ पे भी ओ आर आएगा, जो हमने फर्स्ट स्टेप इनिशियली डिस्कस किया था उस केस में जब ऑक्सीजन रिवर्ट बैक होता है तो ये ओ आर डिस्प्लेस हो जाएगा। ओ आर डिस्प्लेस होता है तो यहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड आ जाता है और जहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड आ जाता है, इस तरह हमारे पास 1,3 डाइकीटोन एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। तो हम समराइज़ ये कर सकते हैं कि क्लेजन कंडेंसेशन में 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, या तो हमारे पास बीटा कीटो एस्टर है या बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है या 1,3 डाइकीटोन एज ए प्रोडक्ट होते हैं। अब देखना ये है कि अगर इस तरह के प्रोडक्ट हैं हमारे पास तो इनको हम क्लेजन कंडेंसेशन के थ्रू डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन की वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ये है कि ये स्टेरिकली हिंड्रेड कीटोन्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ये 2 कार्बन है, इनके दरमियान मिथाइलिन ग्रुप है जिसे हम एक्टिव मैथिलीन ग्रुप का नाम देते हैं। और एक्टिव मैथिलीन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं दे आर हाईली एसिडिक ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ 2 कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करते हैं, तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इन हाइड्रोजन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे आलमोस्ट डबल इफेक्ट है। 2 कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ अटैच है जबकि इसके साथ सिंपल एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये इनोलेट आयन बन जाता है इसका। अब ये मोर स्टेबल होता है कि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन की तरफ रेजोनेट कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन की तरफ रेजोनेट कर सकता है, तो इसकी स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू सिंपल इनोलेट वो ज़्यादा होती है। अब ये वन ऑफ द गुड न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है जब हम इसी स्पीशी को किसी भी अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ अटैक करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है। तो सिंपल वे में यहाँ पे ये हमारे पास इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए हम ये कह सकते हैं कि वी हैव रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम बाई अल्काइल ग्रुप। और इसी तरीके से जब हम इस स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं तो इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन मौजूद है और ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, क्योंकि इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच हैं और हम दोबारा इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस अब इस केस में यूज़ करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ आ गया है, तो इसकी रिलेटिवली बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम इसके लिए सोडियम हाइड्राइड या पोटाशियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस इस हाइड्रोजन को पिक करेगा तो अगेन इस कार्बन पे इनोलेट आयन जनरेट होगा।
जब ये इनोलेट आयन जनरेट हो गया तो दोबारा ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो इसके रिज़ल्ट में ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से जहाँ तक हम ये कर रहे हैं कि जो एक्टिव मैथिलीन के दो हाइड्रोजन हैं उनको हम अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं। फर्दर हम एक शॉर्ट सा स्टेप करते हैं कि हमारे पास एस्टर फंक्शनैलिटी है, इसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एक एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जिसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह का कीटोन बनता है। तो सिंपल वे में हम ये देखते हैं कि ये इस तरह का जब कीटोन बनेगा तो इसकी एक साइड जो है वो स्टीरिकली हिंडर्ड है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन। तो अब ज़रा हम इसके देखते हैं डिस्कनेक्शन के हवाले से। डिस्कनेक्शन के हवाले से हम ये एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट है तो हम इसको देख सकते हैं कि दिस इज़ बीटा कीटो एस्टर। तो बीटा कीटो एस्टर बेसिकली ये सिंपल कंडेंसेशन जो है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्टर की का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये दो डिफरेंट एस्टर आ जाते हैं। तो इसकी सिंथेसिस सिंपल कि हम इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं, इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन एस्टर में कंडेंस होगा तो हमारे पास इस तरह का बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट आ जाता है। तो इसमें हम सिंपल वे में अगर हमने उसकी थ्योरी को पढ़ लिया है तो इसके डिस्टिंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास जो दूसरा केस है इसका वो बीटा हाइड्रोक्सी है। तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है हमारे पास अगेन इसको हम हमारे पास ये दो तरह के मेथड से हम इसको कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि हम इसको हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी को अगेन सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर दें। ये बेसिकली हम इसको इस प्रोसेस को नाम दे सकते हैं कि ये अल्कोहल से कार्बोनिल ग्रुप की तरफ जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन कैन बी डन अल्कोहल है, अल्कोहल को हम कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर रहे हैं। तो जब ये कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा तो ये वही मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने बीटा कीटो एस्टर का हमने यूज़ किया था। अच्छा, इसमें भी अगेन वही मेथड आ जाता है जो हमने सिंपल जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की है। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के रिज़ल्ट में हमारे पास बीटा कीटो एस्टर एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। अच्छा, इस केस में जो हमारे पास ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का एक और प्रोडक्ट ये पॉसिबल होता है कि इस बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी रिमूव हो जाए और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन के रिज़ल्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसे हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस्टर अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे होगा। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इस तरीके से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास इस तरह का टारगेट मॉलिक्यूल है। इसकी अगर हम एस्टर फंक्शनैलिटी को देखें, एस्टर फंक्शनैलिटी के रेफरेंस से ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। यहाँ से जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली कार्बोनिल का कंपाउंड में चेंज हो जाएगा और तो हमारे पास इस तरह के दो सिमिलर एस्टर आ जाते हैं। इनकी सिंपल वे में हम कंडेंसेशन करते हैं तो इनोलेट आयन इस कार्बन पे प्रोड्यूस होगा, ये कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में अटैच होगा और उसके रिज़ल्ट में ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेगा और आफ्टर डिहाइड्रेशन हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। और इसका दूसरा रूट ये है कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है डिहाइड्रेशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को OH फंक्शनैलिटी में चेंज करते हैं। देन यहाँ से हम अगर डिस्कनेक्शन करें तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है। क्लेजेंस कंडेंसेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिंथेसिस ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन। तो जिस तरह हमने अभी देखा कि हम इस मेथड को यूज़ करते हुए स्टेरिकली हिंडर्ड कीटोन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये एक कार्बन है, इसकी साइड पे दो इस तरह के ग्रुप अटैच हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल वे में करना ये पड़ेगा कि एस्टर फंक्शनैलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें।
फंक्शनल ग्रुप एडिशन के थ्रू हम जहाँ पे एक फंक्शनैलिटी एस्टर फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और उसके रिज़ल्ट में हम ये देख सकते हैं कि ये एक्टिव मैथिलीन कार्बन बन जाएगा और इसके साथ ये 2 डिफरेंट अल्काइल पार्ट अटैच हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस ग्रुप को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली वही एक्टिव मैथिलीन वाला ही रूट होगा, और इसको फिर हम टर्न बाई टर्न इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह का बीटा कीटो एस्टर एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। बीटा कीटो एस्टर की अगर हम फर्दर डिस्कनेक्शन करना चाहें तो ये बेसिकली दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ डाई एस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसकी सिंथेसिस करते हैं तो हम इसको सोडियम एच ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और इसको हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड से ट्रीट करवाते हैं, तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड से एन प्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। सेकंड, पोटाशियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं और बेंजिल ब्रोमाइड की सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास बेंजिल ब्रोमाइड ऐड हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हीट के रिजल्ट में हमारे पास डीकार्बोक्सिल हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, और उसके रिज़ल्ट में हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं।